हम जानते हैं कि किसान फसल के अच्छे उत्पादन के लिए कुछ ज़रूरी फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक इस्तेमाल करते हैं। चूंकि उर्वरक महंगे होते हैं, इसलिए केंद्र सरकार फसल के मौसम में किसानों को उर्वरकों पर सब्सिडी देती है। लेकिन अब केंद्र सरकार फसल सीजन में फर्टिलाइज़र बैग यानी जिन थैलों में उर्वरक आते हैं, उनकी संख्या को निश्चित यानी लिमिट लगाने की तैयारी कर रही है। क्या है पूरा मामला, इसका असर क्या होगा और आखिर सब्सिडी दी कैसे जाती है, जानेंगे आज ज्ञान के डिजिटल दुनिया ध्वेय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आप जानते हैं कि सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय मदद होती है, यानी फाइनेंशियल हेल्प, जो किसी वर्ग क्षेत्र को उसके विकास में सहायता के लिए दी जाती है। ये सब्सिडी अधिकतर सरकार कमजोर या संभावनाशील क्षेत्रों की मदद के लिए देती है। इसमें सामाजिक और आर्थिक उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाता है। कृषि क्षेत्र की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किसानों को भी सब्सिडी दी जाती है, खासकर फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों पर। किसान आमतौर पर उर्वरक खुदरा मूल्य यानी रिटेल प्राइस पर खरीदते हैं, जो आमतौर पर मार्केट प्राइस से काफ़ी कम होता है। मसलन नीम कोटेड यूरिया की अगर बात करें तो उसकी कीमत सरकार ने प्रति टन 5900 रुपये के आसपास तय की है, जबकि घरेलू दुकानदारों को यही यूरिया 17,000 रुपये और आयातकों को यानी इम्पोर्टर्स को 23,000 रुपये प्रति टन के आसपास पड़ती है। अब आप देखिए कितना अंतर है, 5900 रुपये और 23,000 रुपये। ऐसे में इसकी लागत और बाजार मूल्य में जितना अंतर आता है, उस खर्च को जो है सरकार वहन करती है। आपको यहाँ बता दूं कि सब्सिडी जो है वो दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष सब्सिडी यानी डायरेक्ट सब्सिडी और परोक्ष यानी इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी में नकद या ब्याज रहित ऋण दिया जाता है, यानी ऐसा लोन जिस पर कोई इंटरेस्ट ना हो। जबकि इनडायरेक्ट सब्सिडी में लोन पर जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, उसकी दर को बहुत कम रखा जाता है या फिर टैक्स में छूट दे दी जाती है या अवमूल्यन वगैरह किया जाता है। अब सवाल है कि ये सब्सिडी मिलती कैसे है। तो ये सब्सिडी आमतौर पर उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को दी जाती है, लेकिन इसका जो अंतिम रूप से लाभ है वो किसानों को ही मिलता है, क्योंकि वो उर्वरक खरीदने की जो कीमत देते हैं वो सब्सिडाइज ही होती है। लेकिन उर्वरक कंपनियां इस घाटे में न रहें, इसलिए उस घाटे को सरकार जो है वो बाजार मूल्य और सब्सिडाइज वैल्यू का जो अंतर होता है उसे देकर पूरा करती है, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अभी तक कंपनियों को पैसे तब दिए जाते थे जब वो उर्वरक की बोरियां किसी जिले में तय गोदाम तक पहुंचा देते थे। लेकिन साल 2018 में प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत हुई। इसके तहत कंपनियों को सब्सिडी तभी दी जाती है जब किसानों तक उर्वरक पहुंच जाता है, यानी जब विक्रेता किसानों को उर्वरक बेच देंगे तो उन्हें सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। आपको बता दें कि पूरे भारत में उर्वरक के तकरीबन 2.25 लाख विक्रेता हैं। इन विक्रेताओं के पास उर्वरक विभाग के डीबीटी पोर्टल से जुड़ी हुई पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। जब भी कोई किसान विक्रेता के पास उर्वरक खरीदता है तो उसे अपनी आधार संख्या या किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी वहां पर देनी पड़ती है। केवल उन्हीं कंपनियों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है जिन्होंने खुद को ई उर्वरक प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करा रखा होता है। अब अगला सवाल है कि सरकार फर्टिलाइजर बैग पर फिर सीमा लगाना क्यों चाहती है, उस पर लिमिट क्यों लगाना चाहती है। तो इसका कारण है कि वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसान हो या ना हो, अपनी आधार संख्या के माध्यम से कितनी भी मात्रा में उर्वरक खरीद सकता है। अभी एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 100 थैले उर्वरक खरीद सकता है, लेकिन वो 100 थैले कितनी बार खरीदे ये तय नहीं है, यानी वो कई बार 100 करके कई थैले ले जा सकता है। अब सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सब्सिडी युक्त उर्वरक खरीदने की एक सीमा तय की जाएगी। ये सीमा रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए लागू होगी। इससे एक व्यक्ति द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक की बोरियां खरीदने पर अंकुश लगाया जा सकेगा और इसकी काला बाजारी पर जो है वो लगाम कस सकेगी। ये लगाम लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उर्वरकों में यूरिया का प्रयोग जो है वो कृषि के अलावा गैर कृषि क्षेत्रों में खूब होता है, जबकि यूरिया पर सब्सिडी सिर्फ कृषि कार्यों के लिए ही दी जाती है। गैर कृषि कार्यों की बात करें तो रसायन उद्योग, विस्फोटक, ऑटोमोबाइल्स, प्रयोगशाला, चिकित्सा उद्योग के अलावा दूध को सफ़ेद करने से लेकर सिगरेट में गंध बढ़ाने तक यूरिया का खूब प्रयोग होता है।
यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि 3 तरह के बेसिक फर्टिलाइज़र होते हैं: यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट यानी DAP और पोटेशियम म्यूरेट यानी MOP। यूरिया से जो पोषक मिलता है वो नाइट्रोजन होता है, DAP से मिलता है फॉस्फोरस और MOP से मिलता है पोटेशियम। आपको बता दें कि ये जो NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, इसमें 70% सब्सिडी जो है वो सरकार यूरिया को देती है। भारत में सिर्फ 3 फर्म ऐसी हैं जिन्हें यूरिया आयात करने की अनुमति है। इनमें भारत राज्य व्यापार निगम यानी ISTC, भारत धातु एवं खनिज व्यापार निगम यानी MMTC और भारत पोटैश लिमिटेड यानी IPL शामिल है। हालांकि इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत भी की। नीम कोटेड यूरिया में नीम की परत चढ़ाने से यूरिया केवल कृषि कार्यों में प्रयोग हो सकती है और रासायनिक उद्योगों में उसका जो उपयोग है वो काफ़ी कम हो जाता है। पहले यूरिया के माध्यम से मिलने वाला आधा नाइट्रोजन जल की वजह से बह जाता था और किसान अधिक यूरिया का प्रयोग करते थे। लेकिन नीम तेल की परत चढ़ने से नाइट्रोजन का जो विमोचन है वो 10 से 15% धीमा हो जाता है और सतत रूप से नाइट्रोजन रिलीज होता है, जिससे फसल की पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। आमतौर पर 1 एकड़ खेत में किसान को 4 से 5 बोरी यूरिया, 50 किलो DAP और 25 किलो MOP की ज़रूरत पड़ती है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से उर्वरक के बैग दिए जाने चाहिए और प्रति एकड़ के हिसाब से ही सब्सिडी का भुगतान डायरेक्ट उनके खातों में किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग वो ज़रूरत के हिसाब से उर्वरक की खरीद पर कर सकें। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि किसी किसान के पास अगर ज़मीन ज़्यादा है और उसे ज़्यादा उर्वरक चाहिए, तो सीमा निर्धारण की वजह से क्या उन्हें बाकी का उर्वरक बाजार मूल्य पर खरीदना पड़ेगा या उसके लिए कोई और प्रावधान होगा। लेकिन इन सब से इतर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी का गैर कृषि कार्यों में बहुत उपयोग होता है, बहुत कालाबाजारी होती है, जिसकी वजह से सरकार समय समय पर कदम उठाती रहती है। और अब आज का सवाल, अलग अलग मिट्टी में NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के अलग अलग अनुपात की ज़रूरत होती है, लेकिन एक अनुपात ऐसा है जो सामान्य रूप से स्वीकार्य है। तो मिट्टी में NPK इनका आदर्श अनुपात क्या है? अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर नहीं पता तो सर्च कीजिए, पढ़िए। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है। ये तमाम पॉडकास्ट जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।